हमारे पास किस दिन कितना काम है, उस काम को हमें किस तरीके से करना है ताकि काम भी पूरा हो जाए, हमें थोड़ा बहुत आराम भी मिल जाए, हम अपने किसी शौक़ को भी पूरा कर पाएँ। इन सारी बातों का मैनेजमेंट हमारे सिवा कोई भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो जब इन सब बातों को हमें ही देखना है तो क्यों ना हर दिन के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए कि घर के छोटे बड़े काम भी टाइम पर पूरे होते रहें, हमें आराम भी मिल जाए और अपने लिए भी हम खूब सारा वक्त निकाल पाएँ। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए कोशिश करते हैं ऐसा ही कुछ हल ढूंढने का कि काम भी हो जाए, आराम भी हो जाए और हमें अपने लिए भी कुछ बेहतर वक्त मिल पाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल पर। ये क्लिप है 7 सितंबर की रात की, जब चंद्र ग्रहण हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की थी अपने फ़ोन से एक अच्छी सी वीडियो लेने की, लेकिन मेरे फ़ोन का कैमरा इतना सपोर्ट करता नहीं है तो कुछ ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि इस वक्त चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका था। ये रात के करीब 10:30 बजे की क्लिप है। मुझे आँखों से तो दिखाई दे रहा था लेकिन फ़ोन में क्लिप अच्छे से नहीं बन पाई। और रात को ही मैं सोचकर सोई थी कि सुबह थोड़ा जल्दी उठना है। और ये देखिए, ये है सुबह करीब 5 बजे की क्लिप। मेरी आंख खुल गई थी 4:45 बजे के आसपास ही, तो मैंने उठकर ये क्लिप बनाई थी। इस वक्त चांद बिल्कुल लाल दिखाई दे रहा था। कह रहे थे ना कि ब्लड मून दिखाई देगा, तो इस वक्त बिल्कुल लाल चांद दिखाई दे रहा था। थोड़ी बहुत क्लिप मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, हालांकि अगेन मेरा कैमरा सपोर्ट नहीं कर रहा था और साथ ही जो हमारे कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट है वो बार बार जल रही थी, बुझ रही थी, तो इसकी वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। अच्छा, थोड़ा जल्दी उठने का कारण ये है कि जिस दिन चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण ऐसा कुछ होता है उसके बाद आपको अच्छे से अपने घर में भी साफ़ सफाई करनी होती है, मंदिर भी साफ़ करना होता है, भगवान जी को भी स्नान कराना होता है। तो जब मैं उठी गई थी तो सुबह मैंने उठकर बेसिक सी घर की क्लीनिंग कर ली, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ बेसिक सी क्लीनिंग मैंने कर ली थी। उसके बाद नहाकर मैंने अच्छे से मंदिर साफ़ किया था। हालांकि अभी एक ही हफ्ता हुआ था मंदिर साफ़ हुए, लेकिन चंद्र ग्रहण था तो इसलिए मुझे करना ही था। तो अच्छे से मंदिर वगैरह मैंने साफ़ किया और उसके बाद मैंने अपनी बेटी को पहले स्कूल भेजा था। उसका आज एग्ज़ाम था, पहला एग्ज़ाम 8 सितंबर को, लेकिन लंच वगैरह वो कुछ लेकर नहीं गई थी तो इसलिए थोड़ा जल्दी ही काम हो गया था। और उसके जाने के बाद मैं पूजा कर रही हूँ। तो अभी करीब करीब 8 बजे हुए हैं जब मैं पूजा कर रही हूँ। मंदिर की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है। मंदिर की जो भी मालाएं वगैरह हैं वो मैंने धो के अभी सुखाई हुई हैं, वो अभी सूखी नहीं है तो इसलिए वो मैंने अभी नहीं लगाई हैं मंदिर में। बाकी सारी क्लीनिंग मैंने कर दी है। अब यहाँ पर देखिए मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है। गंगा जल से भी मैंने छींटा दे दिया था। कहते हैं कि गंगा जल से अगर आप सफाई करते वक्त गंगा जल इस्तेमाल कर लो तो और भी अच्छा होता है। तो जितने भी प्रोसीजर है मैंने सारे फॉलो कर लिए थे और अच्छे से मंदिर की सफाई करने के बाद अब मैंने पूजा कर ली थी। साथ ही आज श्राद्ध भी है। श्राद्ध हालांकि पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक दिन पहले से ही 7 सितंबर को शुरू हो गए थे, लेकिन आज सबसे पहला श्राद्ध है हमारे यहाँ और उसके लिए मुझे खाना भी बनाना है। अभी तो पहले मैंने पूजा कर ली है, उसके बाद मैं श्राद्ध का खाना बनाऊंगी। तो चलिए अभी यहाँ पर एक बात मैं आपसे साझा कर लेती हूँ। मुझसे अक्सर लोग पूछ लेते हैं, पूछा है बहुत बार लोगों ने कि आप ये 2 दिए क्यों जलाते हो, क्योंकि ज़्यादातर घर में एक ही दिया जलाया जाता है। तो ये 2 दिए में से मैंने पहले भी शायद 1-2 बार अपनी वीडियो में बताया है, पता नहीं किसी ने ध्यान दिया है नहीं। इनमें से एक दिया होता है हमारे देश के शहीदों के लिए, जो मैं हमेशा जलाती हूँ। करीब करीब मुझे 15 साल हो चुके हैं इस तरह से करते हुए। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि पितृपक्ष चल रहा है, हम लोग अपने बड़ों का श्राद्ध करते हैं, जो बड़े हमें छोड़ के जा चुके हैं उनके लिए खाना बनाते हैं, पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं। तो जो भी फौजी हैं, जो भी इस देश के जवान हैं और जो शहीद हो चुके हैं, क्या वो इस देश के पितृ नहीं हुए? हमें उनके लिए दिया नहीं जलाना चाहिए जिन्होंने पूरे देश के लिए अपनी जान दी है। अपने परिवार के लोगों के लिए तो हम सोचते हैं, लेकिन वो तो अपने परिवार से भी पहले हम लोगों के लिए सोचते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अगर हो सके तो आप भी एक दिया देश के इन पितरों के लिए ज़रूर जलाइए। मैं तो हमेशा जलाती हूँ और मुझसे जब भी कोई पूछता है तो मेरा जवाब यही होता है कि ये दिया देश के पितरों के लिए है।
अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मंदिर के नीचे जो हिस्सा है वहाँ पर मेरी बेटी ने अपनी किताबें रखी हुई हैं रैक में, लेकिन मंदिर के ऊपर का जो हिस्सा है ये बिल्कुल खाली है। तो मंदिर के ऊपर के हिस्से में कुछ भी नहीं रखते, ऐसा बड़ों ने हमें बताया है, तो इसलिए मैं ऐसा ही करती हूँ कि मंदिर के ऊपर कुछ नहीं रखा है। हाँ, मंदिर के नीचे जो हिस्सा है उसमें मैंने अपनी बेटी की बुक शेल्फ रखी हुई है। तो पूजा करने से पहले यहाँ पर मैंने चावल भिगो दिए थे खीर के लिए। हालांकि खीर के लिए मोटे चावल अच्छे रहते हैं, जो खिचड़ी वाले हैं, मतलब होते हैं चावल, लेकिन वो मेरे पास थे नहीं, तो मैंने यही वाले चावल भिगो दिए थे जो बासमती का टुकड़ा मैं इस्तेमाल करती हूँ। और उनको हाथों से थोड़ा सा मैं तोड़ रही हूँ ताकि खीर हमारी जल्दी से गाढ़ी हो जाए। अब कढ़ाई में थोड़ा सा पानी चढ़ा के मैंने इन चावलों को उबलने के लिए रख दिया था, और साथ ही मुझे चाय बनाने का ऑर्डर आ गया था। एक्चुअली हम लोगों को तो चाय बाद में ही पीनी है, जब मैं श्राद्ध का खाना बना लूँगी उसके बाद। उससे पहले तो हम कुछ नहीं खाते पीते हैं। नॉर्मल दिनों में तो हम चाय पी लेते हैं पहले, लेकिन जब श्राद्ध का खाना बनना होता है तो उस खाने को बनाने के बाद ही हम चाय पानी कुछ, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं। लेकिन अभी उनके पास कुछ 1-2 जन आए हुए थे, तो उसके लिए, मतलब उन लोगों के लिए मुझे चाय बनानी थी। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, और खीर के जो चावल हैं उनको मैंने दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया है। और करीब 3 से 4 कप ही चाय मुझे बनानी है, तो इसलिए बस इस छोटी सी बाटी में मैं चाय बना रही हूँ। और पता नहीं मुझे ऐसी आदत है कि मतलब जो सॉस पैन होता है ना, चायदान जिसको बोलते हैं, वो तो शायद उठाने की आदत ही छूट गई है मेरी। अच्छा, चाय में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक, 1-2 हरी इलायची और 7 से 8 काली मिर्च। अब आप कहेंगे इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी काली मिर्च, तो भाई मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है ये फ्लेवर, और हमें लगता है कि जैसी चाय हम पीते हैं ऐसी ही हमें दूसरों को भी पिलानी चाहिए, थोड़ी अच्छी सी चाय। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि भाई आपने काली मिर्च डाली हुई है या बहुत सारा अदरक डाला हुआ है। बड़ा ही अच्छा सा मिक्स सा फ्लेवर आता है, आप भी ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर है ढेर सारा अदरक जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, और एक रात पहले ही मैंने इसको धो के अच्छे से रख दिया था। फ्रिज के बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने से आजकल अदरक पता नहीं क्या चिपचिपा सा हो जाता है और वो जल्दी ख़राब हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो पानी है, मतलब जो चावलों का पानी मैंने चढ़ाया था वो सूख गया था। उसके बाद अच्छे से चमचे से उनको थोड़ा मैंने घोट दिया है चावलों को, और उसके बाद मैंने इसमें दूध छोड़ दिया है। करीब 1 लीटर दूध है ये। तो खीर धीरे धीरे पकती रहेगी, और चाय जब तक बन गई थी मैंने भिजवा दी है बाहर। अब गैस जो खीर है ना, मैंने उसको दोबारा से उसी चूल्हे पे शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि ये वाला जो चूल्हा है ना इधर, वो थोड़ा मतलब जितना भी उसको आप कम कर सको वो लास्ट स्टेज तक बिल्कुल धीमा हो जाता है। लेकिन जो साइड वाला चूल्हा है जिस पर मैंने पहले रखी हुई थी खीर, वो थोड़ा कम धीमा होता है, तो खीर के लगने के चांस रह जाते हैं उसमें। इसीलिए मैंने इसी चूल्हे पर खीर को शिफ्ट कर लिया है। तो कुकिंग करते हुए आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कब आपको गैस धीमी करनी है, कब आपको गैस तेज़ करनी है, ताकि कोई चीज़ जल ना जाए और प्रॉपर तरीके से वो चीज़ बने। अब खीर जब थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, उसमें मैंने चीनी मिला दी है। करीब आधा कटोरी चीनी मैंने मिलाई है इसमें अंदाज से ही। और चीनी मिलाने के बाद खीर एकदम से फिर पतली हो जाएगी। खीर हो या हलवा हो, चीनी मिलाने के बाद ना एकदम से पतला ज़रूर होता है, और इस टाइम पे आपको इसको लगातार चलाना है, नहीं तो नीचे लगने के चांस हो जाते हैं। और खीर को आप देखिए, मैं चमचे के पिछले हिस्से से चला रही हूँ ताकि जो चावल हैं थोड़े और घुट जाएं और खीर हमारी थोड़ी गाढ़ी बन जाए। साथ ही मैंने पूरी बनाई है, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, जिसको मैंने खास कुछ डिटेल में रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत बार मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। सिंपल आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, पूरी है, और मेरे हस्बैंड ने जो श्राद्ध का खाना होता है वो निकाल दिया है। रायता भी मैंने बनाया था थोड़ा सा, लेकिन ये हमने अपने लिए बनाया था, उस थाली में हमने रायता नहीं रखा था। तो आलू टमाटर की सब्जी, खीर और पूरी, ये आज श्राद्ध के खाने में निकला है, और यही फिर बाद में हम लोगों ने नाश्ता किया था। तो अभी मेरे हस्बैंड भी नहा धो चुके थे, उन्होंने श्राद्ध का खाना निकाला ही है। और ये जो एक धूपदानी है ना, इसमें मेरे हस्बैंड ने दोबारा से धूप लगा दी। मैंने तो सुबह लगाई ही थी, उन्होंने फिर दोबारा से लगा दी।
तो उन्होंने कहा कि इससे मतलब खुशबू आती रहती है थोड़ी अच्छी सी, तो अच्छा लगता है। और अभी देखिए करीब 10:30 बज चुके हैं। अब हमारे नाश्ते का टाइम हुआ है, तो अब मैं हम लोगों के लिए चाय बना रही हूँ, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और साथ ही दूध आया था तो वो मैंने गर्म होने के लिए भी रखा हुआ है। और ये जो धूपदानी है ना भाई, मतलब क्या मैं बताऊं, कोई कोई चीज़ होती है ना कि सस्ती मिल गई और इतनी अच्छी निकली, तो ये उन्हीं में से एक है। बड़ी ही काम आती है। धूप का जो मतलब उसकी जो राख बनती है वो इधर उधर नहीं फैलती है और पूरे घर में आपके बहुत ही अच्छी सी खुशबू हो जाती है। सुबह शाम दोनों वक्त मैं इसमें धूप लगाती हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। खासकर किचन में काम करते वक्त तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी चाय बन रही है, साथ में है बादाम। सुबह वानी स्कूल गई थी तो उसको तो मैंने उसके हिस्से के बादाम दे दिए थे, बाकी ये मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के हैं। और जैसे मैंने कहा दूध आया था तो वो भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी इसका टेम्परेचर थोड़ा चिल था तो इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ था साइड में। अब मैंने इसको चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो जब दूध का टेम्परेचर बिल्कुल चिल होता है ना, उस टाइम आप उसको गर्म ना करें, क्योंकि फालतू में आपकी ज़्यादा गैस लगेगी। तो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर आप नॉर्मल हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप दूध को गर्म कीजिए। अब यहाँ पर हमारी चाय भी तैयार हो गई है। और अभी मैंने आपको टाइम दिखाया था 10:25 होने ही वाले थे। अब मैं दोबारा से आपको टाइम दिखाती हूँ। देखिए पूरे 10:25 हो गए हैं। तो चाय को मैंने पकाया है, लेकिन ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट पकाया है। मुश्किल से 5 मिनट ये चाय पकी है, शायद 3 या 4 मिनट ही पकी होगी। तो चाय हमने पी, साथ ही पूरी सब्जी जो भी मतलब थोड़ा बहुत नाश्ता सुबह करना था वो हमने कर लिया। और खाना अभी दोपहर के लिए बन चुका है। तो अभी दोपहर में मुझे ऐसा कुछ खास काम नहीं करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कपड़ों पे प्रेस करनी शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड के काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे और उन्हीं के कपड़ों पर ज़्यादा इमरजेंसी होती है, कभी भी उनको कहीं भी जाना पड़ जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं उन्हीं के कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ। उनके 4-5 जोड़ी कपड़े प्रेस हो जाएंगे ना तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। फिर मुझे ये नहीं होगा कि बिल्कुल अचानक से भागा दौड़ी में कोई प्रेस करनी है। क्योंकि आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा, मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि जब भी कभी हमें कहीं जाना होता है और हमारे कपड़ों पे प्रेस नहीं है, उसी दिन लाइट चली जाएगी। बेशक से आपके घर में कभी लाइट ना जाती हो, लेकिन उस दिन ज़रूर लाइट में गड़बड़ होगी, लाइट कटेगी और फिर आपको लगेगा कि पहले से ही 1-2 जोड़ी कपड़ों पे प्रेस करके रख लेते तो शायद अच्छा होता। अच्छा यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक टिप देती चलूँ प्रेस के लिए। जो भी कॉटन के कपड़े होते हैं ना, उन पे हमें थोड़ा पानी छिड़क के स्प्रे वगैरह करके तब प्रेस करनी होती है। तो उससे बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आप कपड़ों को उतार के लाओ ना, तो आप उनको उस स्टेज पे उतार लीजिए जब वो 95% सूख चुके हों। मतलब 100% सूखने का इंतज़ार मत कीजिए। जब उनमें हल्की सी नमी बच जाती है तो उस टाइम जब आप प्रेस करते हैं ना, तो आपको फिर अलग से पानी छिड़कने की या स्प्रे करने की या फिर स्टीम प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी जो प्रेस है वो सिंपल है, स्टीम प्रेस नहीं है। तो इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेती हूँ कि जब कपड़े करीब 95% तक सूखे होते हैं ना, तभी मैं उनको उतार कर ले आती हूँ, कॉटन के कपड़े खासकर। और इसीलिए उन पर बहुत अच्छी तरह से फिर प्रेस भी हो जाती है। तो जो वो हल्की फुल्की नमी उनमें बची होती है ना, वो प्रेस के ज़रिए निकल जाती है। तो आप भी इसको आजमा कर देखिए, शायद ये टिप आपके काम आ जाए। तो अभी यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के करीब 3-4 जोड़ी कपड़ों पे प्रेस कर दी है और अब मैं अगले 15 दिन के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। मुझे कम से कम उनके कपड़ों के लिए चिंता नहीं करनी है। अपने कपड़ों पर तो मैं दिन में कभी भी टाइम मिलता है प्रेस करती रहती हूँ। बेटी की यूनिफॉर्म डेली ही प्रेस होती है। बाकी मेरे बेटे के कपड़े भी मैं इसी तरह से एक बार के में 4-5 जोड़ी प्रेस कर देती हूँ, तो फिर 10-15 दिन के लिए टेंशन फ्री। और प्रेस के लिए मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि ये मत सोचिए कि आपको एक पूरी गठरी भर के तभी प्रेस करनी है कपड़ों की। जैसा जिस वक्त भी टाइम लगे, 15 मिनट का, आधे घंटे का, 2 जोड़ी कपड़ों पे, 4 जोड़ी कपड़ों पे प्रेस करके रखते रहिए। अब जब तक मैंने प्रेस का काम ख़त्म किया तब तक वानी रानी भी आ चुकी थी और अभी करीब 11:15 या 12 का टाइम हुआ है। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि ना तो कूलर के बिना काम चल रहा है और ना ही नहाए बिना। तो वानी भी स्कूल से आके दोबारा से नहाई थी और मैं भी दोबारा से नहाई हूँ। अब यहाँ पर हैं ढेर सारे कपड़े।
जो मैंने लाकर रख तो दिए हैं, लेकिन सच बताऊं मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल इनको फोल्ड करने की। साथ ही ये वाले जो कपड़े आप देख रहे हो टेबल पे रखे हैं, ये मुझे सामने अलमारी में लगाने हैं, जो पर्दा खुला हुआ है ना थोड़ा सा हिस्सा वहाँ पर। लेकिन अभी मैंने इन सारी चीज़ों से अपना ध्यान हटा के फ़िलहाल नहा कर और मैं बैठ गई हूँ अपनी बुक लेकर। खाना पीना हम सब ने खा लिया है, मैंने भी, वानी ने भी, मतलब जो बना था ना सुबह वही हमने खाया है। जैसे मैंने कहा ना कि दोपहर के खाने की अभी कोई चिंता नहीं है, तो सुबह ही बन गया था। तो अभी दोबारा से नहाकर कपड़े चेंज करके मैं आ गई हूँ अपनी बुक पढ़ने के लिए। ये बुक मैंने कंप्लीट कर ली है, इब्ने बतूती। और ये देखिए कूलर के सामने बैठने का नुकसान। मैं पेज खोलने की कोशिश कर रही हूँ और पेज खुल नहीं रहा है। एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मैंने इसके 126 नंबर पेज, हाँ ये वाला, ये मैं उस दिन पढ़ रही थी। और उसके बाद फिर लास्ट तक करीब 1 घंटा मैं बैठी रही और मैंने ये बुक लास्ट तक ख़त्म कर ली है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, बस मैं क्या ही बताऊँ आपको। और इसके लेखक जो हैं उनकी मैंने पहले भी 2-3 बुक मंगाई हुई हैं, शायद आप लोगों से मैंने शेयर भी की है। साथ ही आप इसमें एक मार्कर देख रहे होंगे, तो जो भी मैं मतलब मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं मार्क करती जा रही हूँ साथ के साथ। दिव्य प्रकाश दुबे जी की एक बुक है इब्ने बतूती, और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और इसको मतलब इस बुक के अच्छी लगने का एक और कारण है मेरे पास, क्योंकि जो इसका मेन कैरेक्टर है ना इस बुक में, जो मेन नायिका है उसका नाम है शालू और उसके बेटे का नाम है राघव। तो मेरा नाम शालू है, मेरे बेटे का नाम राम है, तो राम को मतलब राम जी का नाम राघव भी है और राघव मेरे भतीजे का नाम भी है। तो मतलब इस तरह से सारी कड़ी जुड़ती जा रही हैं। तो इस वजह से भी खैर मुझे ये बुक अच्छी लगी, लेकिन नहीं, ये सारी वजह तो खैर दूसरी हैं। ये बुक वाकई में पढ़ने लायक है, बहुत ही अच्छी है, वाकई में मुझे बहुत पसंद आई है और मैं हाईली इसको रिकमेंड करूँगी। आप लोग भी प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िएगा। और ये देखिए जगह जगह मैंने मार्क किया हुआ है और आगे मैंने कुछ क्लिप भी ऐड की हुई हैं। जो मैंने मार्क किया मुझे अच्छा लगा, उसके कुछ स्क्रीनशॉट लेके मैंने ऐड किए हुए हैं। आप लोग भी पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहें, और उसको पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि दिन भर ढेरों काम हमारे पास होते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे। तो मुझे आज ये बुक ख़त्म करनी थी। यहाँ से आगे जहाँ मैं दिखा रही हूँ ना, ये 55 दिन जो लिखा हुआ है, और मेरा बड़ा ही मन था कि बस मतलब मैं इसको फिनिश कर लूँ। तो जो कपड़े पड़े हुए हैं अभी मैंने दिखाया था, उनको मुझे फोल्ड करना है। ये नेल पेंट जो आधी अधूरी आपको दिख रही है, ये मुझे उतारनी थी मतलब। लेकिन इन सारी बातों से अपना ध्यान हटा के फ़िलहाल मैं बैठ गई हूँ अपनी बुक पढ़ने के लिए। और ये है मेरा मी टाइम जो मैंने अपने लिए निकाला है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने किसी काम को छोड़ दिया है। जो ज़रूरी काम थे, प्रायोरिटी वाले जो काम थे, वो मैंने सब कर लिए हैं। बाकी जो काम ऐसे हैं जो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी किए जा सकते हैं, शाम तक भी किए जा सकते हैं, वो मैंने अभी होल्ड पे रख दिए हैं, जैसे कि कपड़ों को फोल्ड करना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको अपने नए चश्मे से मिलवाती चलूँ। तो ये चश्मा मैंने अभी शायद जून में बनवाया था जब मैं अपने मायके गई थी। हालांकि पुराने वाला चश्मा भी मेरे पास है, इमरजेंसी के लिए उसको मैंने रखा हुआ है। और इसमें मैंने ब्लू कट लेंसेज लगवाए थे। उन भैया ने बताया था जिन्होंने चश्मा बनाया है कि अगर आपको मोबाइल का काम है तो आप ब्लू कट लेंसेज लगवाइए। काफ़ी अच्छा चश्मा है, सूट कर रहा है मुझे। और जो पुराने वाला है ना, वो भी मैंने रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए, कि कहीं ये कुछ टूट गया या कहीं रह गया तो वो भी मैं इस्तेमाल कर लूँ। जैसे हमारे यूपी में कहते हैं ना कि कोई चीज़ रखे रखो भाई, अड़ी भीड़ में काम आ ही जाती है। अड़ी भीड़ यानी कि इमरजेंसी। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़ी बोली के शब्द भी आपको सिखा दिए। अच्छा, यहाँ पर एक और चलो टिप देती मैं आपको चलूँ। जब भी हम चश्मा लगाते हैं ना या उतारते हैं, उसको हमेशा इस तरह से दोनों हाथों से पकड़िए, उतारते वक्त भी लगाते वक्त भी। हम लोग क्या करते हैं कि चश्मे को ऐसे एक हाथ से उतारते हैं और ऐसे ही पहन लेते हैं। ज़्यादातर हमें ऐसी आदत पड़ी होती है, लेकिन उसकी वजह से ना चश्मा ढीला भी हो जाता है और उसका थोड़ा सा एंगल भी बिगड़ जाता है। आप देखिए, आप अपने चश्मे को अपने चेहरे के हिसाब से लेते हो, लेकिन जब आप इस तरह से एक हाथ से पकड़ के उस चश्मे को उतारते हो ना, तो थोड़े दिनों बाद ना उसका एंगल बिगड़ जाता है। चश्मा कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि एक लेंस ऊपर है, एक लेंस नीचे है, या फिर वही चश्मा आपको अपने चेहरे पर ढीला लगने लगेगा। तो वो इसीलिए होता है कि जब हम उसको एक हाथ से पकड़ते हैं
तो जब भी आप चश्मा लगाएं दोनों हाथों से लगाएं, दोनों हाथों से उसको उतारें। तो ये एक टिप थी चश्मे के लिए। तो चलिए अब मैं अपनी बुक पूरी कर लेती हूँ। और आगे ये हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स जो मैंने इस बुक से लिए हैं और आप लोगों के लिए मैंने इनको इस वीडियो में इंक्लूड किया है। बताइएगा पढ़कर कैसा लगा आपको, और आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो बुक्स पढ़ना पसंद करता है। प्लीज़ उस चीज़ को भी कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल लोग हर तरह की ख़रीदारी करते हैं, हर तरह के शौक़ पालते हैं, लेकिन शायद किताबों से सबका नाता छूटता ही जा रहा है। जब से मोबाइल आया है तब से लगभग सारी ही चीज़ें बंद हो गई हैं। चिट्ठी बंद हो गई है, कोई किसी को चिट्ठी नहीं लिखता, कोई किसी को किताबें भी शायद गिफ्ट नहीं देता, इसीलिए कि कौन पढ़ेगा। लेकिन मैं पढ़ती हूँ। आप में से कोई भी अगर मुझे किताब गिफ्ट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। बाकी मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। पहले एक बार मैंने दिखाई भी थी वीडियो में, उस वीडियो को मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी जो नई किताबें मेरे एडिशन में शामिल हुई हैं, मतलब मेरे कलेक्शन में शामिल हुई हैं, उनको भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अपनी ये किताब आज मैंने पूरी करी। उसके बाद अब है शाम की पूजा की बारी। और ये जो फूल मालाएं और जो मंदिर की घंटियां वगैरह आप देख रहे हो ना, ये टांगने वाली, ये मैंने सुबह ही धो दी थी, लेकिन ये सुबह सूख नहीं पाई थी। तो अब शाम के वक्त ये अच्छे से सूख गई हैं, तो मैंने मंदिर में इनको अच्छे से लगा दिया है। सुबह अगर आपने क्लिप देखी है, मतलब सुबह वाली क्लिप आप देखिए, तो उसमें ये फूल मालाएं आपको दिखेंगी नहीं मंदिर में। साथ ही पूजा के बर्तन मैं अच्छे से क्लीन करके लाई हूँ। और ये है दिए की बाती। अच्छा, ये है दिए में रखने वाली बाती, जिनको मैंने नीचे से खोल के ऐसे थोड़ा सा चपटा कर लिया है, क्योंकि ये नीचे से गोल शेप में बनी होती हैं। तो जब भी आप घी या तेल भरते हैं ना दिए में, तो ये उसमें लुढ़क जाती हैं अगर आप इनको चपटा नहीं करोगे। और एक छोटी सी कपूर की टिकिया भी मैंने दिए में डाली हुई है, आप देख रहे हो। तो कपूर मैं अलग से नहीं जलाती हूँ, दिए में ही साथ में डाल देती हूँ, तो वो धीरे धीरे दिए के साथ ही जलता रहता है और धुआं भी नहीं होता। तो बाती को आप थोड़ा सा नीचे से चपटा करके रखिए, ताकि वो बाती आपकी घी या तेल में डूबेगी नहीं, अच्छे से चलेगी। साथ ही ये है मंदिर के कपड़े, सफाई के कपड़े, जो सुबह धोए थे मैंने, क्योंकि जब सफाई होती है मंदिर की तो 3-4 कपड़े लग ही जाते हैं। ये भी सूख गए थे, इनको मैं ले आई हूँ। और ये सिंपल से कपड़े हैं, कॉटन के, रेड कलर के, आप किसी और कलर के भी ले सकते हो। मुझे रेड मिल गया था तो मैं रेड ले आई थी। इसी में से छोटे छोटे कपड़े काट के मैंने ये बनाए हुए हैं। इनको मंदिर में ही रखती हूँ मैं हमेशा, और इन्हीं से मैं पूजा के बर्तन साफ करती हूँ। और पूजा के बर्तन, जो दिया प्लेट आप देख रहे हो, इनको सुबह शाम मैं साफ करती हूँ, और करना भी चाहिए। अब आप ही सोचिए कि क्या हम सुबह के खाए हुए बर्तनों में दोपहर को या शाम को दोबारा से खाना खाएंगे? नहीं ना, हम उनको साफ करेंगे तभी हम दोबारा से उनमें खाना खाएंगे। इसी तरह से पूजा करने से पहले भी दोनों टाइम आपको अपने जो पूजा के बर्तन हैं, दिए हैं, उनको अच्छे से साफ करना चाहिए, उसके बाद ही दिया जलाना चाहिए। ऐसा मेरा विचार है। और शाम की पूजा से पहले मैं अक्सर नहाती हूँ, लेकिन आज क्योंकि दोपहर में 2 बजे मैं नहा चुकी हूँ, और तब से मैं अपनी बुक ही पढ़ रही थी। ऐसा कुछ काम पसीने वाला या ऐसा कुछ काम मैंने किया ही नहीं, बर्तन शर्तन मतलब कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है मैंने जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आए। तो इसलिए आज शाम का नहाना मेरा स्किप हो गया। मुंह हाथ धो के अच्छे से मैं शाम की पूजा कर रही हूँ, नहीं तो ज़्यादातर शाम की पूजा से पहले मैं नहा लेती हूँ ज़्यादातर। और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग ना थोड़ा आलस कर जाते हैं कि नहीं चलो, जबकि आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं कि अगर सर्दी भी है तो 2 मिनट में आपको गीज़र में से गर्म पानी मिल जाएगा। तो दोबारा नहाने में इतना आलस किस चीज़ का? तो भाई नहा लिया करो शाम की पूजा से पहले, अगर पॉसिबल हो तो। नहीं पॉसिबल हो तो आप मुंह हाथ धो लिया कीजिए, जैसे भी आपको सूट करे। और देखिए, साथ ही मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना, कभी कभी मुझे खुद ही लगता है ऐसा वीडियो में कि शायद मंदिर ऐसा लग रहा है कि गंदा है, लेकिन देखिए मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से मैंने साफ़ किया जितना भी मैं साफ़ कर सकती हूँ। लेकिन जितना ही मैं कैमरे को दूर ले जा रही हूँ ना, ये मंदिर की छत ऐसी दिख रही है कि जैसे ये बिल्कुल ही काली हो रखी है। तो ये सिर्फ कैमरे का फ़र्क है, बाकी मंदिर की सफाई मैंने बहुत अच्छे से की हुई है, मतलब जितना भी मैं कर सकती हूँ उतनी अच्छी तरीके से मैंने की हुई है। और ये धूपदानी में अगेन शाम की धूप मैंने जला दी है, क्योंकि अभी मैं किचन में काम करूँगी तो इसकी धीमी धीमी महक अच्छी लगेगी बहुत ही ज़्यादा।
अच्छा, सुबह पूरियाँ बनी थी तो ये कढ़ाई में तेल बचा हुआ था, तो अभी मैंने थोड़ी सी ना आलू की कचौरियाँ बनाई हैं, साइड में आप देख ही रहे हो। तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले एक टिप के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, अभी इसमें ये चमचा रखा हुआ है, झरनी जिसको हम बोलते हैं, तो ये इस साइड मत रखिए जिस साइड से आपको निकलना है, जिस साइड से आपका आना जाना है। आप इसको दूसरी साइड करके रखिए, दीवार की साइड, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो किचन में। अभी अगर मैं यहाँ से निकलूँ और इससे मैं लग जाऊँ तो गरम तेल पूरा मेरे ऊपर आएगा, या कोई बच्चा है आपके किचन में आसपास तो वो भी मतलब उसको भी चोट लग सकती है। तो इसलिए जो भी गरम कढ़ाई है, बर्तन है, उसको प्लीज़ थोड़ा पीछे रखिए और जो चमचा उसमें है उसको पीछे की साइड रखिए। अब ये है कचौरी, और ये कितनी खस्ता बनी है आप खुद ही इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो दोपहर जब मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना, थोड़े से आलू मैंने उसमें से रख लिए थे, उबले हुए आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो वानी ने तभी से बोला हुआ था कि मुझे शाम को आलू की कचौरी खानी है, तो उसी के लिए मैंने बनाई है। हम लोगों ने भी एक एक ले ली थी। मेरा बेटा हालांकि सिंपल पूरी खाता है, तो उसके लिए मैंने 2-3 सिंपल पूरियाँ बना दी थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी से उसने खा ली। तो आज खाने का कोई इतना बड़ा काम था ही नहीं, सुबह ही मेन खाना बन गया था, उसी को बस हम धीरे धीरे आज पूरा दिन खाते जा रहे हैं। और आलू की ये पूरियाँ इतनी टेस्टी बनती हैं, हालांकि थोड़ी हैवी हो जाती हैं लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा बनती हैं। और साथ ही ये मेरी नेल पेंट, जिसको आज मैं पूरा दिन से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको उतार दूँ। इसको मैंने फाइनली रात में जाके उतारा था जब मैं सोने के लिए गई थी, लेकिन खैर फाइनली उतार दिया था मैंने इसको, क्योंकि मुझे बड़ी गंदी लगती है जब नेल पेंट आधी अधूरी आपके हाथों पे रह जाती है। तो ये हमारी कचौरियाँ, जिसको वानी ने खूब इंजॉय किया, उसको बहुत पसंद है। एक एक मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी खा ली थी। बहुत हैवी हो जाती हैं ये, तो थोड़ी सी दही के साथ हम लोगों ने खा ली थी। और कुछ सुबह के नाश्ते के लिए भी वानी ने बनवाई हैं, क्योंकि अगले दिन उसकी छुट्टी है स्कूल की, एक छुट्टी है हर एग्ज़ाम के बीच में, तो सुबह नाश्ते में भी वो यही खाने वाली है। तो चलिए, अब इस लंबी सी वीडियो का मैं एंड करती हूँ, जिसमें मैंने ढेर सारी बातें की आप लोगों के साथ, बात बात पे आप लोगों को टिप दी। अगर कोई टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको एक लाइक भी दे दीजिएगा। अच्छी नहीं लगी हो तो आप प्लीज़ डिसलाइक कर सकते हैं। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा।